Hello friends, our today's topic is ideal and non-ideal solution. तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं। देखो, इस बॉटल के अंदर अगर हमने जितना ये पानी लिया है उतना ही पानी ले लिया और ये मान लेते हैं कि पानी का अमाउंट है 50 ml, ये 50 ml वाटर मान लेते हैं, है ना। अगर इस 50 ml वाटर में या 100 ml मान लेते हैं, इस 100 ml वाटर में अगर मैं 20 ml अल्कोहल मिला दूं, 20 ml एथिल अल्कोहल दारू मिला दूं, तो 100 ml पानी में 20 ml दारू मिलाने पर इसका टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? 120 ml भी हो सकता है, 120 ml से कम भी हो सकता है, 120 ml से ज्यादा भी हो सकता है। अगर एग्जैक्टली 120 ml है तो सॉल्यूशन विल बी आइडियल। अगर 120 ml से कम है सॉल्यूशन विल बी नॉन आइडियल, और ज्यादा है तब भी नॉन आइडियल। अगर उसका वॉल्यूम 120 ml से कम है, 120 ml से कम है, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन। अगर वॉल्यूम 120 ml से ज्यादा है तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर वॉल्यूम का बढ़ना पॉजिटिव डेविएशन, वॉल्यूम का घटना नेगेटिव डेविएशन, इन सब के पीछे राज क्या है, क्या बात है जो इनके वॉल्यूम को घटाने या बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन फैक्टर्स को हमें समझना है। क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग में हमने बहुत तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पढ़े थे। दो मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और भी बहुत सारे इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन होता है। आज हम कुछ इस तरह के एग्जाम्पल लेके चलेंगे और इन एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन का हो सकता है और कौन कौन सा एग्जाम्पल नॉन आइडियल का होगा, कौन कौन सा एग्जाम्पल नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन का होगा और कौन सा पॉजिटिव डेविएशन का होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्लियर है। आज का टॉपिक क्लियर है कि पानी में दारू मिलाने के बाद बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल। अब हम पानी में दारू क्यों, हम पानी में बेंजीन मिला दें, हम बेंजीन में टॉलिन मिला दें, हम क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिला दें, हम एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिला दें। कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप एकदम एग्जैक्टली बता दें कि ये सॉल्यूशन आइडियल है या ये सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, और नॉन आइडियल है तो फिर कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन वाला है या पॉजिटिव डेविएशन वाला है। तो इस लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं हम यहां से। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन, यहां बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल, नॉन आइडियल, यहां बात करेंगे नेगेटिव डेविएशन और इधर पॉजिटिव डेविएशन। दो एक तरह के नेचर के कंपाउंड को मिलाते हो और दोनों एक दूसरे के होमोलोगस हैं। होमोलोगस क्या होता है? जब दो कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस है तो उसको होमोलोगस कहते हो। जैसे मेथिल अल्कोहल एथिल अल्कोहल का होमोलोगस है, दोनों में CH2 का डिफरेंस है। तो जब दो एक तरह के कंपाउंड को आप मिलाते हो और वो दोनों एक दूसरे के अगर होमोलोगस हैं, दोनों सेम नेचर के कंपाउंड को मिलाते हो, तो ऐसे सॉल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ओके, एग्जाम्पल, अगर मैं बेंजीन में टॉलिन मिला दूं, बेंजीन में क्या मिला रहा हूं? टॉलिन। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं मेथिल अल्कोहल में एथिल अल्कोहल मिला दूं। एग्जाम्पल नंबर 3, अगर मैं आइसो तो नहीं रह गया, सेकेंडरी हो गया, है ना, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड में सेकेंडरी पेंटिल ब्रोमाइड मिला दूं। अरे कोई जरूरी नहीं सेकेंडरी भाई, आप प्राइमरी मिला दो, होमोलोगस रहेगा ना। तो इस तरह के जो सॉल्यूशन हैं वो क्या कहलाएंगे? आइडियल सॉल्यूशन। बताओ, इस टॉलिन में अगर मैं जाइलिन मिला दूं, जाइलिन जानते हो ना, जब दो मेथिल होते हैं तो क्या बोलते हो? जाइलिन। एक दो मेथिल रहते हैं, है ना, एक मेथिल की जगह दो मेथिल हो जाए, एक यहां
तो ऑर्थो हो जाएगा, यहां तो मेटा, ऐसे ही पैराजाइलिन, है ना। तो बताओ अगर टॉलिन और जाइलिन मिलाओगे उसमें भी CH2 का अंतर होगा ना, CH3 का डिफरेंस नहीं होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि एक H हटा के CH3 लग रहा है, तो CH2 का डिफरेंस होगा। तो जब इस तरह के होमोलोगस आपस में मिलाए जाएंगे तो इस तरह के सॉल्यूशन क्या होंगे? आइडियल का मतलब अगर इसका 100 ml इसके 50 ml के साथ मिलता है तो 100 और 50 एग्जैक्टली 150 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम घटता है तो क्या बोलते हो? नेगेटिव डेविएशन, और वॉल्यूम बढ़ता है तो क्या बोलते हो? पॉजिटिव डेविएशन। तो अब हम लोग को सीखना है कि नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन कौन है, और फिर सीखना है कि पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन कौन कौन से हैं। ओके, एकदम क्लियरली आप समझिए, है ना। बहुत टॉपिक को आसानी समझाऊंगा मैं। अब देखो मेरे पास वाटर है और वाटर में हमने अल्कोहल मिला दिया। शुरुआत भी मैंने पानी में दारू मिलाने से ही करी थी, ठीक है। तो पानी में दारू मिलाने से मैंने शुरुआत करी थी, एग्जाम्पल वही लिया था हमने। हाँ जी, इसका मतलब ये नहीं, अगर इस तरह के एग्जाम्पल कोई लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अल्कोहलिक है, वो हैबिचुअल है या पीके है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हो सकता है कि वो अलग एग्जाम्पल समझने में बच्चों के लिए आसान हो, है ना। और जिस उम्र में आप हैं इस तरह की बातें आसानी से समझ में भी आती है ना। दैट्स वाई टीचर इस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो हम पानी में अल्कोहल मिला देते हैं, ठीक है। हम बेंजीन के साथ एसीटोन मिला देते हैं, हम बेंजीन के साथ क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, हम एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, अब हमें यह समझना है ये आइडियल सॉल्यूशन में तो नहीं है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। हम लोग को ये समझना है कि इसमें नेगेटिव डेविएशन कैसे पहचानेंगे और पॉजिटिव डेविएशन कैसे पहचानेंगे। बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ। बोलो, क्लोरोफॉर्म में अगर हम इसको डाइपोल के फॉर्म में लिखें तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है जी। अब बताओ यहां पॉजिटिव चार्ज है और पाई इलेक्ट्रॉन है ये, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। बोलो, इस नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? पूरे बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है तो क्या है? नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, और उस नेगेटिव चार्ज में और इस पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा? अट्रैक्शन हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा? घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो क्या बोलोगे? नेगेटिव डेविएशन। ऐसा ही सारे एग्जाम्पल में सोचो। चलो देखो, यहां पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पार्शियल पॉजिटिव, डाइपोल है ये, यहां पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, है ना, ये भी एक डाइपोल है। बोलो, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एंड आमने सामने हैं, ऐसे नहीं अट्रैक्शन और रिपल्सन कर देना है ना, जो अपोजिट एंड है उनको मिलाना है, ठीक है। तो यहां पर दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? वॉल्यूम घटेगा, और वॉल्यूम घटेगा तो सॉल्यूशन को क्या बोलोगे आप? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर हो रहा है? अब यहां पर पार्शियल नेगेटिव है और यहां पार्शियल पॉजिटिव है। इस नेगेटिव चार्ज को, अगर इसके बेंजीन में नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, उस नेगेटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन, है ना। इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? रिपल्सन। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है बेंजीन का, एकदम इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो क्लाउड कौन सा चार्ज क्रिएट करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज में और इसमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या बोलोगे? पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अब देखो, वाटर के मॉलिक्यूल जब अकेले थे तो ढेर सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते थे जी। एक वाटर का मॉलिक्यूल कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4, है ना। ये H किसी O के साथ, ठीक है, ये O किसी दूसरे H के साथ, ये भी O, ये भी H, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगर मैं अल्कोहल ले लूं तो अब कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? बोलो बोलो, कितना बनेगा? 2। एकदम बेसिक तरीके से समझाता हूं। देखो, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2, एवरेज कितना हुआ? 3। पहले वाटर का मॉलिक्यूल कितना बनाता था? 4। अब बताओ, जो पहले वाटर का मॉलिक्यूल अकेले था तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते थे। अब जब दोनों मिल गए तो अब दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो गया? अब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे क्या? ये दोनों आपस में 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएंगे क्या?
नहीं। और जब नहीं बनाएंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन था, जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम हुआ। और जब अट्रैक्शन कम हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। दैट्स व्हाई वाटर और अल्कोहल, पानी और दारू का सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन करता है। हाँ, ये बात भले मजे वाली हो सकती है, मैं लेकिन क्लियर कर दूं। अगर कोई बंदा 100 ml दारू, 100 ml पानी में 20 ml दारू मिला ले और 120 ml वो अपने हिसाब से पी रहा है, और अगर आप कहते हो भाई ज्यादा पी रहे हो, तो क्या बोलेगा? बोलेगा अभी कहां, अभी तो बस एक ही पेग हुआ है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो कि जो आप सोल्यूशन पी रहे हो वो सोल्यूशन क्या कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब जितना आप सोच रहे हो 120 ml उतना नहीं पी रहे हो, उससे ज्यादा पी रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन क्या कर रहा है? पॉजिटिव डेविएशन। तो एक केमिस्ट्री का इंसान है, एक ऐसा बच्चा जो केमिस्ट्री जानता है तो बोलेगा हाँ हमारा सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, और एक दूसरा जो नहीं जानता है बोलेगा नहीं अभी तो एक ही पैक हुए। बस यही अंतर है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझने में। बाय द वे, जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं उनके सामने फालतू की केमिस्ट्री नहीं झाड़ना, नहीं तो लोग आलतू फालतू पीने के बाद रिएक्ट भी करने लगते हैं। दैट्स व्हाई आओ हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ये सब बातें थी दिमाग में याद रखने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्या मिला? कॉन्सेप्ट ये मिला कि आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करना होगा तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो एवरेज इंटरेक्शन के इक्वल होता है। एवरेज इंटरेक्शन मतलब जैसे मान लो इसके मॉलिक्यूल आपस में 6 न्यूटन का इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल 10 न्यूटन का कर रहे हैं आपस में, तो दोनों का एवरेज कितना हुआ? 10 + 6 16/2 8 न्यूटन। अगर एवरेज इंटरेक्शन 8 न्यूटन आ रहा है, अगर उसके बराबर इंटरेक्शन हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? उसको आइडियल। और अगर उससे ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है, 8 की जगह एवरेज से ज्यादा 9 हो रहा है, तो अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, नेगेटिव। इंटरेक्शन कम हो रहा है, 8 से कम 7 हो रहा है, 6.78 हो रहा है, 8 से कम हो रहा है, भाई कुछ भी हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? पॉजिटिव डेविएशन। तो हम लोग बोलेंगे इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent, interaction between solute and solvent is equal to average value, है ना? एवरेज वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, और यहां पर क्या करोगे? इक्वल की जगह पे वॉल्यूम घटा रहे हो, तो वॉल्यूम घटा रहे हो मतलब इंटरेक्शन ज्यादा होगा, तो बस यहां पर आप मोर लिख दोगे, है ना? और यहां पर क्या लिखोगे? लेस। बस अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज मोर देन एवरेज वैल्यू, मोर देन एवरेज वैल्यू। अब यहां पर इक्वल टू लिखना था इसलिए हम लोगों ने 2 लिखा, अब मोर लिखना होगा और लेस लिखना होगा, देन लगा देंगे, तो मोर देन, है ना, और लेस देन ऐसे करके हम लोग यहां डेफिनेशन में रख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। ये एग्जांपल था, ये पॉइंट नंबर 1 है, अब ये पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। ओके, हमने क्या बोला कि अगर A सॉल्वेंट है और B सॉल्यूट है तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा दोनों के सम के बराबर होगा। यहां पर क्या बोला? A सॉल्वेंट है और B सॉल्यूट है, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा दोनों के सम के बराबर नहीं होगा, क्या होगा? उससे कम होगा, वॉल्यूम घट जाएगा। और यहां हमने क्या बोला? अगर A सॉल्वेंट है और B सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, क्या होगा? इससे ज्यादा हो जाएगा। मतलब जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो पहले वाले वॉल्यूम में, पहले का वॉल्यूम क्या था? 100 और 20 मिलाया 120 और हो गया 121 पॉजिटिव डेविएशन। 120 से कम कोई वैल्यू हो गया तो क्या हो गया? वो नेगेटिव डेविएशन। तो क्या कहोगे कि जो मिक्सिंग करने पर वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है यहां पर नेगेटिव आ रहा है, जबकि यहां मिक्सिंग करने पर जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और यहां पर चेंज इन वॉल्यूम क्या आ रहा है? कोई चेंज नहीं हो रहा है ना? डेल्टा वी मिक्स क्या आ जा रहा है? 0 आ जा रहा है। क्यों भाई? इतनी बात क्लियर? अब आपने पढ़ा था राउल्स लॉ। आपने सॉल्यूशन चैप्टर में अब तक जो कुछ भी पढ़ा था, वेपर प्रेशर, है ना, 2 लिक्विड मिल रहे हैं, उनका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, दोनों वोलेटाइल हैं,
तो वो जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, वो किसके लिए था? आइडियल सोल्यूशन के लिए। आप अब जब न्यूमेरिकल लगाना है तो ध्यान देना, इस तरह के एग्जांपल लिए गए होंगे। बेंजीन के साथ टॉलिन होगा, टॉलिन के साथ जाइलिन होगा, है ना। मेथिल अल्कोहल के साथ एथिल अल्कोहल होगा, एथिल ब्रोमाइड के साथ प्रोपिल ब्रोमाइड होगा, या एथिल क्लोराइड, मतलब ऐसा कुछ होगा, है ना, एक तरह का कंपाउंड। लेकिन अब क्या होगा, जब वॉल्यूम ही कम हो गया, जब वॉल्यूम कम हो गया तो उसी मॉलिक्यूल को तो निकलना है बाहर। तो जब वॉल्यूम कम हो गया, है ना, तो क्या होगा, वेपर कम निकलेंगे, और वेपर कम निकलेंगे तो प्रेशर भी कम होगा। तो अब ये क्या हो गया, PS इज लेस देन PA प्लस PB। पहले क्या था, दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता था आइडियल सॉल्यूशन में। राउल्स लॉ यहां एप्लीकेबल था, यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो आप एक बात याद रखना कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेवर फॉलो आइडियल राउल्स लॉ, है ना। डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ, डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ। ओके, अब यहां पर PS क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा वेपर निकलेंगे, और ज्यादा वेपर निकलेंगे तो जो पार्शियल प्रेशर है उसके सम से ज्यादा हो गया। ओके, जब इंट्रैक्शन, पॉइंट नंबर 4, जब इंट्रैक्शन, हम लोग जानते हैं कि दो चीज के बीच में, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ज्यादा लग रहा हो, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्स ज्यादा लग रहा हो तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक। अट्रैक्शन कम है, एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक। और ना अट्रैक्शन ज्यादा है ना कम, एवरेज वैल्यू के बराबर है, तो ना एनर्जी देनी पड़ती है ना एनर्जी निकलती है, नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। तो फोर्थ पॉइंट इज डेल्टा H मिक्स इज इक्वल टू व्हाट, 0। मिक्स करने पर ना एनर्जी देनी पड़ेगी ना एनर्जी रिलीज होगी, इट इज नाइदर एक्सोथर्मिक नॉर एंडोथर्मिक। ओके, नाउ यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन नेगेटिव तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब एनर्जी निकलेगी। जब भी अट्रैक्शन होता है तो स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है तो क्या होता है, एनर्जी निकलती है, और एनर्जी निकलती है तो क्या बोलोगे, डेल्टा H मिक्स इज लेस देन 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एंथैल्पी चेंज नेगेटिव में होती है। और यहां पर क्या बोलोगे, अट्रैक्शन कम हो रहा है, अट्रैक्शन दो चीज में अगर नहीं तो एनर्जी देनी होगी, तो डेल्टा H मिक्स मोर देन 0, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस। होमोजीनियस सॉल्यूशन ऐसा बनाने के लिए हमें एनर्जी देनी होगी, ये सॉल्यूशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और यहां पर एनर्जी को रिलीज करेगा। नाउ फिफ्थ, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है चेंज इन रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, चेंज इन रैंडमनेस। आप जानते हो, है ना, एंट्रोपी में चेंज का मतलब क्या है। देखो, इस बॉटल के अंदर जब केवल वाटर का मॉलिक्यूल था, इस बॉटल में जब केवल वाटर का मॉलिक्यूल था, तब ये ज्यादा रैंडम था कि इसी पानी में थोड़ा हम चीनी डाल दें, थोड़ा नमक डाल दें, थोड़ा सा जेम्स डाल दें, और भी जो तुम्हारे पास लाल पीला हरा हो डाल दो। अब बताओ, पहले ये जब केवल वाटर का मॉलिक्यूल है तब रैंडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हाई है, या जब ढेर सारी चीज में मिला दिए तब रैंडम है। ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा वैरायटी लाएंगे उतना रैंडम होगा। आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, इस कमरे में आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं शांति से, यूनिफॉर्मली, लेकिन साथ में आपका भाई, आपकी बहन, आपके दोस्त सब आके पढ़ने लगे, और सब अलग अलग, कोई 9th का, कोई 10th का, कोई 12th का, कोई बोल के पढ़ रहा है, कोई लिख के पढ़ रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तो ऐसे केस में बताओ, जब वैरायटी डिफरेंट हो गई तो रैंडमनेस ज्यादा होगी या रैंडमनेस कम होगी, क्या होगी बोलो, रैंडमनेस ज्यादा होगी। तो याद रखना है, वैरायटी ऑलवेज कॉजेज रैंडमनेस, यानी एंट्रोपी में चेंज हमेशा इंक्रीज करेगा, चाहे सॉल्यूशन जैसा भी बनाओ, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, चाहे वो नेगेटिव रिएक्शन शो करे चाहे वो पॉजिटिव करे। अगर वैरायटी लाते हो, अगर आप सॉल्यूट में सॉल्वेंट मिलाते हो, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हो, अगर एक से ज्यादा चीजों को मिलाते हो तो क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। ये नीट और जेईई में दोनों का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान देना है। डेल्टा S मिक्स is more than 0 for all three solution, डेल्टा S मिक्स, ध्यान देना,
ये इंपॉर्टेंट भी है और ये मिर्ची लगने वाला पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट भी है और ये मिर्ची लगने वाला पॉइंट है। क्यों मिर्ची लगने वाला पॉइंट है? क्योंकि यहां पे जल्दीबाजी में गलती होती है, आदत पड़ी है ना बाकी सब लेस देन जीरो मोर देन जीरो लिखने की, तो जल्दीबाजी में ये गलती होती है, ध्यान रखना है। चेंज इन एंट्रोपी, कोई भी सॉल्यूशन बनाओ अगर वैरायटी कॉज करते हो, एक से ज्यादा चीजों को मिलाते हो, तो उसमें क्या होगा, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, और इंक्रीज करेगी तो एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा, चेंज इन एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इन सारे पॉइंट्स के बाद हम जो अभी ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, उस ग्राफ को यहां पे रखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जब ड्रॉ करते थे तो कैसा ग्राफ बनाते थे? यहां पे लिखते थे वेपर प्रेशर, यहां एक्स एज इक्वल टू 0, यहां एक्स एज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1। इस वाले पॉइंट पे केवल ए है, सॉल्वेंट है, तो जब केवल ए होगा तो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का लिखेंगे पी नॉट ए। इस वाले पॉइंट पे बी होगा तो क्या लिखेंगे, पी नॉट बी। ओके, और अब यहां पर दोनों का रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट किसको बताता है, पीएस को। नेगेटिव डेविएशन बताओ भाई, अगर सेम ग्राफ हम ऐसे सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करें, एक्स ए इज इक्वल टू 0, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1, यही सेम ग्राफ अगर हम ऐसे सॉल्यूशन के लिए ड्रॉ करें तो बताओ प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या आएगा, पहले इतना आता था पीएस, तो अब जो पीएस की वैल्यू होगी पहले वाले पीएस की वैल्यू से हमेशा क्या होगी, कम होगी। हम वही मोल फ्रैक्शन लेंगे तब भी कम होगी, है ना। इसका मतलब कि ये जो ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन दिखता था, देखो पी नॉट ए और पी नॉट बी तो कभी नहीं बदलता, ये जो चीज है वो एकदम वही रहता है एग्जैक्टली। लेकिन ये जो ग्राफ है वो जो पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऐसा हुआ करता था, देखो इस पॉइंट पे आकर के तो सेम रहेगा, क्योंकि वो उस समय सॉल्यूशन नहीं है ना, वो प्योर फॉर्म है, उस समय सॉल्यूशन बना ही नहीं है। लेकिन उसके बीच में यहां से यहां के बीच में ए भी है और बी भी है, दोनों है। यहां पर केवल ए है और यहां पर केवल बी है, लेकिन यहां से यहां के बीच में दोनों है। तो इस टाइम क्या होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ऐसा ग्राफ का मतलब आप समझ पा रहे हो, जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, ये वाला ग्राफ जो ऐसा गया था उससे थोड़ा कम होगा। बिल्कुल ऐसे ही जो ये ग्राफ बनाओगे ना आप, उसको भी ऐसे करना पड़ेगा। ये जो ग्राफ बनाओगे ना आप, इसको भी आप ऐसे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर इंस्टेंट पे हमें दिखाना पड़ेगा, क्या हो गया है वो, हर इंस्टेंट पे हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो प्रेशर भाई कम आएगा, पार्शियल प्रेशर कम आएगा तभी तो ये कम आएगा ना, एग्जैक्टली। ठीक है, अब अगर यही ग्राफ हम पॉजिटिव डेविएशन के लिए बनाते हैं, एक्स ए 0, एक्स ए 1, एक्स बी 0, एक्स बी 1। फिर से बोलता हूं, पी नॉट ए और पी नॉट बी नहीं बदलने वाला, क्योंकि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर नहीं बदलता है। तो ये ग्राफ आइडियल स्टेट में ऐसा हुआ करता था, तो क्या ऐसा ग्राफ होगा। अब जो प्रेशर है वो ज्यादा आएगा, अब जो प्रेशर है इस आइडियल वाले से ज्यादा आएगा, कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो अगर ये वाला आइडियल के लिए था तो ये भी कैसा आएगा, तभी ना ज्यादा वैल्यू होगी, है ना। दो ज्यादा वैल्यू का सम करोगे तभी ज्यादा वैल्यू आएगी, ये ज्यादा होगा। तो इस तरीके से जब ग्राफ में, है ना, हम आइडियल से नीचे लाते हैं वेपर प्रेशर को, सेम मोल फ्रैक्शन पे जब नीचे आ जाता है तो नेगेटिव डेविएशन, और आइडियल से ऊपर आ जाता है तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप कहते हो पॉजिटिव डेविएशन। ओके, अब अगले ग्राफ की तरफ चलते हैं। अभी जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं यहां पे, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इस ग्राफ को लेके कंफ्यूजन हुआ करता है। मैं पहले कुछ आपका थ्योरी क्लियर कर दूं। देखो, आइडियल सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है यहां पर। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल है तो क्या हो रहा है, हीट कर रहे हो, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है या जो ज्यादा वोलेटाइल है वो क्या हो रहा है, वेपर फेज में ज्यादा आ जा रहा है। जिसका जो कम वोलेटाइल है
वो लिक्विड फेज में रह रहा है, और उसको फिर कंडेंस कर दिए, फिर हीट किया, फिर क्या हुआ, जो ज्यादा वोलेटाइल है ज्यादा वेपर फेज में आ गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो ज्यादा वोलेटाइल है, या यूं कहो जिसकी कम बॉइलिंग पॉइंट है, भाई बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम है, मतलब जो कम टेम्परेचर में बॉयल हो गया, वो क्या कर रहा है, ज्यादा वेपर निकालेगा। भाई बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब क्या है कि जिसको बॉयल करने के लिए, जिससे वेपर निकालने के लिए हमें कम हीट देनी पड़ेगी। तो जब हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट कम का मतलब क्या हुआ, आसानी से वोलेटाइल है। तो जब जो सॉल्यूशन, जो चीज दो को मिलाया, एक सॉलिड एक सॉल्वेंट को आपने मिलाया, मिलाने पर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो क्या करेगा, ढेर सारा वेपर निकालेगा। हीट करने पर वेपर निकाला, दोनों के वेपर निकले, एक का ज्यादा निकला एक कम निकला, कंडेंस किया, फिर से हीट किया, फिर से जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका ज्यादा वेपर निकला। ऐसे ही धीरे धीरे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड में रह गया और कम बॉइलिंग पॉइंट वाला वेपर में ज्यादा आ गया, और फाइनली दोनों सेपरेट हो गए। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कहते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। और ये दोनों के बारे में कॉमन लाइन है कि दे कांट बी separated by fractional distillation method। अब समझना है ऐसा क्यों, अब समझना है कि ये दोनों ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन, चाहे नेगेटिव डिविजन वाला हो चाहे पॉजिटिव डिविजन वाला हो, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट क्यों नहीं होते। चल अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, यहां बॉइलिंग पॉइंट का एक कर्व बनाना चाहता हूं। देखो यहां पर XA0 है, यहां XA1 है, XB0 है और XB1 है। ओके, अगर मैं यहां पर वेपर प्रेशर की जगह टेम्परेचर ले रहा हूं, ये ज्यादा वोलेटाइल है, ज्यादा वोलेटाइल मतलब आसानी से वेपर निकाल रहा है। आसानी से वेपर मतलब कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जा रहा है, और कम टेम्परेचर पे बॉयल होना मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, T0 A का पॉइंट नीचे बना देंगे और T0 B का पॉइंट ऊपर बना देंगे। बोलो समझ में आता है, ठीक है। और यहां पर हम इस तरह का ग्राफ बना रहे हैं। ये दो ग्राफ क्या है वो आपको हम समझाते हैं। आप मेरे को बताओ, कोई लिक्विड है, तो किसी भी लिक्विड में हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे कोई लिक्विड है, अगर टेम्परेचर हाई है तो वो अपने वेपर फेज में ज्यादा होगा या लिक्विड फेज में ज्यादा होगा। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका वेपर बढ़ेगा। इसका मतलब ये जो दो ग्राफ मैंने बनाया, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन में जो ग्राफ है इस तरह से स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कैसा ग्राफ है, ये कर्वेचर ग्राफ है। तो कर्वेचर है तो हाई टेम्परेचर पर वेपर फेज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेपर फेज को, और लो टेम्परेचर पे लिक्विड फेज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, हाई टेम्परेचर वेपर फेज और लो वाले पे लिक्विड फेज। ओके बेटा, ये बीच का क्या बता रहा है, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है। ये जो बीच का एरिया अंडर द कर्व है वो क्या बता रहा है, लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में है। याद करिए मैंने बताया था कि जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होता है तभी वेपर प्रेशर के डेफिनेशन की बात की जाती है। अब हम लोग यहां पर बात करें, लिक्विड भी है और वेपर भी है। जब लिक्विड पहली बार वेपर बनना शुरू किया था तो उसको हम लोग बबल पॉइंट कहते थे, और यहां तो वेपर हो गया, यानी सारा लिक्विड यहां गए तो सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया, इसको ड्यू पॉइंट कहते हैं। आप शुरुआत के लेक्चर जरूर पढ़िए, रैंडमली मत पढ़िए। अब इसको हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं, इसको कौन सा पॉइंट कहते हैं, बबल पॉइंट कहते हैं, बीच में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, और इधर केवल लिक्विड है, इधर केवल वेपर है। अगर ग्राफ में इस तरह से पॉइंट्स देके पूछा जाए कि भाई ये कौन सा पॉइंट बता रहा है, तो वेपर फेज। ये कौन सा पॉइंट है, ड्यू पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। ये कौन सा पॉइंट है, बबल पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है,
लिक्विड फेज। ओके, ये है, इस ग्राफ का क्या मतलब है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाइए, है ना, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाइए, पानी में दारू मत मिलाइए, आप आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बेंजीन में टॉलिन मिला दीजिए। आपने बेंजीन में टॉलिन को मिला दिया और आपने हीट करना शुरू किया। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है, थोड़ी देर के लिए मान लो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट है 20 डिग्री सेल्सियस और टॉलिन का मान लो 25। तो जब 20 और 25 के बीच में 22 डिग्री पे जाओगे, कहां जा रहे हो, 22 डिग्री पर, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट 22 से कम होगा वो क्या होगा, वो ज्यादा वेपर में निकलेगा, और जिसका 22 से ज्यादा वो कम निकलेगा। तो अब देखो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है, ए का। तो अगर मैं इस टेम्परेचर पे जाऊं, दोनों के बीच के इस टेम्परेचर पे जाऊं, तो इस टेम्परेचर पर बताओ वेपर फेज में ज्यादा कौन जा रहा है। ग्राफ को ऐसे करो, देखो वेपर फेज वाला ये ग्राफ है, तो वेपर फेज में ज्यादा कौन जा रहा है, देखो ग्राफ इधर की तरफ जा रहा है, ए की तरफ। देखो ए का नंबर अमाउंट इधर बढ़ रहा है, ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो वेपर फेज वाला ग्राफ जहां कट कर रहा है वो उधर कौन सा है, ए ज्यादा है। और जहां पर ये लिक्विड फेज वाला ग्राफ कट कर रहा है वो कौन सा ग्राफ है, इधर बी ज्यादा है। तो इस ग्राफ से क्या समझ में आया कि जब हम हीट कर रहे हैं इन दोनों टेम्परेचर के बीच में, है ना, अगर एक बात एकदम क्लियर है, अगर प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट, मान लो प्योर सॉल्यूट है, कोई भी प्योर सॉल्यूट ले लो, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, सॉल्वेंट का 120 है, दोनों को आप मिला देते हो, तो मिलाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का होगा वो 100 और 120 के एकदम बीच में होगा। एग्जैक्टली बीच में मतलब जरूरी नहीं कि 110 हो, बट 100 और 120 के बीच में होगा। कोई वैल्यू हो सकता है, ना 100 से कम होगा ना 120 से ज्यादा होगा। अगर 100 से कम है और 120 से ज्यादा है तो समझ लो कि वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, आइडियल नहीं है। 100 से कम नहीं होना चाहिए और 120 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर हम टेम्परेचर सॉल्यूशन का मान लेते हैं बीच में आ रहा है, तो इस टाइम क्या होगा, ए ज्यादा वेपर फेज में होगा, क्योंकि देखो ये इधर नंबर मोल फ्रैक्शन किसका है, ए का बढ़ रहा है, तो ए ज्यादा वेपर फेज में होगा। और ये देखो लिक्विड वाला ग्राफ है, तो लिक्विड वाले में अगर हम करें तो देखो इधर किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, बी ज्यादा होगा लिक्विड फेज में। तो बी लिक्विड फेज में ज्यादा है और ए किस में ज्यादा है, वेपर फेज में ज्यादा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट से आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम हीट कर रहे हैं इन दोनों के बीच के टेम्परेचर पर, तो हमेशा क्या हो रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वेपर फेज में ज्यादा मिल रहा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो लिक्विड फेज में ज्यादा मिल रहा है। इस तरह से सेपरेट करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। अब आ जाएं हम नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन की बात करें। ओके, सॉल्यूशन तो आपको याद ही था। अभी हम लोगों ने नेगेटिव डेविएशन में एसीटोन में क्लोरोफॉर्म मिला दिया था, बेंजीन में क्लोरोफॉर्म मिला दिया था, है ना, और पॉजिटिव डेविएशन में हम लोगों ने वाटर में अल्कोहल मिला दिया था, यस, पानी में दारू मिला दिया था। ठीक है। हाँ भाई देखो, अगर केमिस्ट्री का टीचर पानी में दारू मिलाने के एग्जाम्पल समझा रहा है तो उसका अधिकार है ना, क्योंकि वो केमिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन अब फिजिक्स वाला और बायो वाला समझाते तो समझ लो कि उसकी नीयत में गड़बड़ है। ठीक है। यहां देखो, अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, XA0, XB, XA1, XB0, XB1, ऐसा ग्राफ हुआ करता था, है ना। ये देखो, ये T0 A है और ये T0 B है। ये ग्राफ ऐसा होता था। इस ग्राफ में ये पॉइंट पे टेम्परेचर मैक्सिमम दिख रहा है, आप देख पा रहे हो। इस पॉइंट पे टेम्परेचर मैक्सिमम दिख रहा है, कहां पे, इस यहां पर। तो मैं ग्राफ जब नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का बनाऊंगा तो ऐसा मिलेगा। ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं, एक क्लियर कर दूं तो अगला वाला ग्राफ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो इस टेम्परेचर पे आओ, ये टेम्परेचर क्या है, T0 A और T0 B दोनों से ज्यादा। देखो ना आप बताओ, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब मैंने कहा कि अगर सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और सॉल्वेंट का 120 है, तो सॉल्यूशन जब आइडियल होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 और 120 के बीच में होगा। अगर सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो
एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर बॉइलिंग पॉइंट, पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, ऑलवेज नहीं, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पे, जैसे मान लो कि यहां ये जो कंपोजिशन है इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा हो गया। अगर दोनों से ज्यादा हो गया है ना, दोनों से ज्यादा हो गया किसका बॉइलिंग पॉइंट, तो अगर बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा होगा तो हीट करोगे तो क्या होगा, तो ना सॉल्यूट निकलेगा ना सॉल्वेंट निकलेगा। और जब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों से ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, कम होता दोनों निकल जाते, ज्यादा है तो दोनों नहीं निकलेंगे। और अगर दोनों नहीं निकलेंगे तो क्या मोल फ्रैक्शन जो उसका लिक्विड फेज में था, देखो हमको एक को ज्यादा निकालना है एक को कम निकालना है, दोनों नहीं निकलेगा या दोनों निकल जाएगा तब भी दिक्कत है। तो अगर दोनों निकलेगा उस टेम्परेचर पर, दोनों नहीं निकल रहा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दोनों से ज्यादा है, तो दोनों नहीं निकलेगा तो क्या होगा बताओ, दोनों नहीं निकलेगा तो क्या होगा, दोनों नहीं निकलेगा वेपर फेज में तो उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे, और सेपरेट नहीं कर पाओगे तो जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में हो जाएगा, जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में हो जाएगा। ये ग्राफ ऊपर वाला वेपर का था, नीचे वाला लिक्विड का था। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है वही वेपर फेज में हो गया, और जब ऐसा हुआ तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहते हो, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। क्या कहते हो, एजियोट्रॉपिक है ना मिक्सचर। और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, constant boiling mixture is that mixture which cannot be separated by fractional distillation method because mole fraction in liquid phase and in vapor phase is same। जब लिक्विड फेज में जितना होगा उतना ही वेपर फेज में होगा तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सेम। ओके, अब मैंने ग्राफ में ऐसा क्यों बनाया, देखो ये कौन सा फेज है, वेपर, ये कौन सा है वेपर, ये कौन सा है लिक्विड, ये कौन सा है लिक्विड। इस टेम्परेचर पे आके जो मोल फ्रैक्शन उसका लिक्विड फेज में हो वेपर फेज में। अब ग्राफ ऐसा बनाने का मतलब क्या है कि देखो बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा आ रहा है, दोनों से ज्यादा आ रहा है। सॉल्यूशन कौन सा है, नेगेटिव डेविएशन। सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर घट रहा है ना नेगेटिव डेविएशन में, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, दोनों से ज्यादा होगा। और अगर दोनों से ज्यादा होगा तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, आप बोलोगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना। नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को क्या बोलोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि यहां पर बॉइलिंग पॉइंट दोनों से ज्यादा है तो इसको आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इज इट क्लियर। अब आप मेरे को बताओ, जब यहां पॉजिटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, और बॉइलिंग पॉइंट घटेगा तो दोनों से कम आना चाहिए, तो दोनों से कम आना चाहिए। तो जो अपने ग्राफ में जो दोनों से कम वाला पॉइंट है वहां ले जाकर के हम लोग मर्ज करेंगे, XA0, XA1, XB0, XB1। कैसा ग्राफ था, ऐसा ग्राफ होता था, है ना। ये देखो ये लिक्विड वाला ग्राफ होता था ऐसे, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है इस लाइन पे, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट कहां दिख रहा है, यहां कहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे अपना बना के ऐसे मिला देंगे। मिलाने का मतलब क्या हुआ, ये वेपर फेज है, ये नीचे वाला लिक्विड फेज है। इस वाले टेम्परेचर पर देखो ये है T0A, ये है T0B। इस वाले टेम्परेचर पे जाकर के जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में होगा वही मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में होगा। आप देख ही रहे हो, जैसे यहां पर अलग अलग पॉइंट आते थे। इस टेम्परेचर पर वेपर फेज में ये ज्यादा था, ए ज्यादा था, और इस टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में बी ज्यादा था। लेकिन यहां पर इस टेम्परेचर पर दोनों का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और इक्वल हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन पे, इस पर्टिकुलर परसेंटेज पे जो मैंने आपको मॉड्यूल दिया है, जो नोट्स दिया है, उसमें सारे सॉल्यूशन का किस पर्टिकुलर अमाउंट पे एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन बनता है मेंशन करके रखा हुआ है। आप ध्यान देंगे, एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछता, बट एग्जांपल सीखने के लिए आप उसको ध्यान देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।
ग्राफ बनाते समय वेपर प्रेशर को और बॉइलिंग पॉइंट को उल्टा क्यों किया गया? क्योंकि वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राफ बनाते समय यहां बॉइलिंग मैक्सिमम क्यों हो गया? जब नेगेटिव डेविएशन है तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर नेगेटिव डेविएशन में घटेगा और घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है तो मैक्सिमम, या यूं कहो नेगेटिव डेविएशन तो मैक्सिमम उल्टा रिवर्स, और पॉजिटिव डेविएशन तो क्या हो जाएगा? मिनिमम, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा और वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो ये सारे डिफरेंसेस थे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आपको ध्यान रखना है कि अगर डेल्टा वी मिक्स मोर देन 0 हो, डेल्टा पी मोर देन 0 हो, डेल्टा एच मोर देन 0 हो, डेल्टा एस मोर देन 0 हो, तो वो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। अगर पॉजिटिव है तो बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा, मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। अगर डेल्टा वी लेस देन 0 हो, डेल्टा पी मिक्स लेस देन 0 हो, डेल्टा एच वी मिक्स लेस देन 0 हो तो नेगेटिव डेविएशन। लेकिन डेल्टा एस मिक्स दोनों ही केस में मोर देन 0 रहेगा, बिकॉज चेंज इन एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करती है। और जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो उल्टा, नेगेटिव है तो टेंपरेचर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, बढ़ेगी, तो मैक्सिमम बॉइलिंग। नेगेटिव तो मैक्सिमम बॉइलिंग, पॉजिटिव तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो व्हाट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर is also called as constant boiling mixture, the mixture in which mole fraction of solute and solvent in liquid phase is equal to in vapor phase. It is also called as constant boiling mixture. That's why they cannot be separated by fractional distillation method. जब आप सेपरेट करोगे तो कब सेपरेट करोगे? जब लिक्विड फेज में उनका अलग अलग मोल फ्रैक्शन होगा, वेपर फेज में अलग होगा, लेकिन जब दोनों में बराबर है तो सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लिया होगा। कोई भी एग्जांपल दें तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टर्न बहुत जल्दी ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और उसको आपको तैयार करना है मेरे साथ। तब तक आप इसको रिवाइज करें और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को जो शीट में दिए हुए उसको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।